गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द स्नाइपर डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। जय हिंद। जैसा कि हम अपना साइंस का क्रैश कोर्स में धीरे धीरे टॉपिक कवर करते जा रहे हैं और हमारा सेल का एक पार्ट हो चुका था। हमने माइटोकॉन्ड्रिया तक कवर कर लिया था। आज जो हमें कवर करने हैं, जो बचे हुए ऑर्गेनल्स हैं उनको कवर करेंगे, वन बाय वन उनके बारे में जानेंगे, उनको पढ़ेंगे, वो क्या फंक्शन है करते हैं उनके और कैसे कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब हम जानेंगे डिटेल में। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑर्गेनल था वो था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स। ये दोनों हमें साथ में पढ़ने हैं, साइमल्टेनियसली पढ़ने हैं। देखिए राइबोसोम क्या होता है। राइबोसोम एक स्फेरिकल बॉल्स होती हैं जो सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ये जो क्वेश्चन इनमें से बनता है वो बनता है कि इनको फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स बोला जाता है। तो इन्हें फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स क्यों बोला जाता है? बेसिकली इन्हें फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन के लिए। ठीक है, ये सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन का काम करती हैं सेल के अंदर। बट मैं यहाँ पर अलग से राइबोसोम्स को लेकर नहीं आया हूँ। मैंने यहाँ पे राइबोसोम्स को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच किया हुआ है क्योंकि हमें साइमल्टेनियसली दोनों के बारे में जानना है। तो राइबोसोम्स का काम होता है बेसिकली सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन का, बट वो अटैच हो जाते हैं आपके किससे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो अटैच होते हैं उसका नाम होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें, अगर राइबोसोम का काम है प्रोटीन सिंथेसिस का या सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स का, तो वो जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच हो रही है उनका भी काम क्या हो जाएगा? प्रोटीन बनाने का। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम भी सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन है और जो आपके राइबोसोम्स हैं उनका काम भी सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन है। दो तरीके की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती हैं आपकी, SER, RER। SER होती है आपकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER होती है आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। SER जो होती है आपकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए बोला जाता है क्योंकि उस पर राइबोसोम्स अटैच नहीं होते। देखिए आप डेफिनेशन से ही चीज़ों का, कॉन्टेक्स्ट का मीनिंग निकाल सकते हैं। कैसे? इसका नाम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किसी भी चीज़ पर अगर कोई चीज़, किसी के भी सरफेस पर अगर कोई चीज़ अटैच हो जाती है तो वो सरफेस कैसा हो जाएगा? थोड़ा सा आपका ब्लर्ड और रफ हो जाएगा। तो राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जब अटैच हुए तो उसका वो सरफेस कैसा हो गया? रफ सरफेस हो गया, इसलिए उसका नाम पड़ गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे वो छोटे छोटे स्फेरिकल्स राइबोसोम्स अटैच नहीं है, उसका सरफेस आपका स्मूथ रहेगा, तो उसका नाम पड़ गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द ribosomes are attached to the endoplasmic reticulum is called as rough endoplasmic reticulum. In endoplasmic reticulum in which ribosomes are not attached is called as smooth endoplasmic reticulum. दोनों का ही काम क्या है आपका? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी और आपका राइबोसोम्स का भी, दोनों का ही काम प्रोटीन को सिंथेसिस करने का है। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है सेल में, ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट जो फुलफिल करता है वो आपका राइबोसोम्स और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें से बनता है बेसिकली वो पूछा जाता है हर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटिशन में, कि विच ऑर्गेनल ऑफ द सेल इज कॉल्ड एज द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स। तो उसका सिंपल सा आंसर होगा आपका राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर कॉल्ड एज द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स। क्यों? क्योंकि वो सिंथेसिस कर रहे हैं प्रोटीन्स को, तो उनका जो नाम है, सेकंड जो कॉमन नेम है उनका, वो फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स है। आइए कम टू द नेक्स्ट ऑर्गेनल, दिस इज लाइसोसोम्स। और लाइसोसोम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके कॉम्पिटिशन में। लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है, लाइसोसोम को मैंने, ये भी एक स्फेरिकल ऑर्गेनल है जो प्रेजेंट है सेल के अंदर, बट इसका मैंने आपको हाफ हेमिस्फीयर दिखाया है, इसका हाफ पार्ट दिखाया है। इसके अंदर एक लिक्विड या कह सकते हैं आप एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, और उनका दूसरा नाम होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब देखिए हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स और डाइजेस्टिव एंजाइम्स का अपना आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल है लाइसोसोम्स के अंदर। लाइसोसोम का काम बेसिकली क्या है? लाइसोसोम का काम है सेल के अंदर जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं, ठीक है, उनको रिमूव करने का।
कोई एक्सटर्नल पार्टिकल, बैक्टीरिया, वायरस अगर अटैक कर रहा है तो सेल को उससे प्रोटेक्ट करने का, और अगर सेल अपना आप में ही बेकार हो गया है, ऑब्सोलीट हो गया है, उसका टाइम पास आ गया है, क्योंकि सेल की लाइफ होती है बेसिकली आरबीसी की 120 डेज, डब्ल्यूबीसी की आपकी 4 से 10 डेज और आपकी 4 to 5 डेज, और जो प्लेटलेट्स होती हैं उनकी होती है 10 to 14 डेज की लाइफ। तो जब सेल आपका बेकार हो गया, डैमेज हो गया, उस सेल की अब जरूरत नहीं है, तो वो अपना आप को सेक्रीफाइस करके उस सेल को भी डाइजेस्ट कर जाते हैं, वॉलेटाइल कर जाते हैं, उस सेल को भी डैमेज मतलब उस सेल को भी ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, समझते हैं वन बाय वन एक फंक्शन को। तो एक क्वेश्चन इसका सबसे ज़्यादा बनता है ये वाला, सुसाइडल बैग। विच ऑर्गेनल ऑफ द सेल इज कॉल्ड एज द सुसाइडल बैग्स। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, आप किसी भी कंपटीशन में उठा के देख लीजिएगा, एनडीए, सीडीएस, इवन यूपीएस से प्रीलिम्स में, सैनिक, आरएमएस, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में आपको देखने को मिलेगा कि कौन सा ऑर्गेनल सुसाइडल बैग कहलाया जाता है। तो लाइजोसोम को सुसाइडल बैग कहते हैं। क्यों? सबसे पहले आप ये समझिएगा, जब किसी भी सेल के अंदर उसके ऑर्गेनल्स, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, ये सब आपका क्या हो गए हैं, ये डैमेज हो गए हैं, मतलब बेसिकली ये सेल बेकार हो गया। तो लाइजोसोम क्या करेगा, ये सारे लाइजोसोम इकट्ठे होंगे सेल के अंदर, इकट्ठे होने के बाद क्या करेंगे, ये सारे लाइजोसोम्स इकट्ठे होने के बाद क्या करेंगे, एक साथ आपस में मिलने के बाद ये बोलेंगे कि हम सब एक दूसरे, हम सारे के सारे जितने भी लाइजोसोम्स हैं वो बस्ट हो जाते हैं। और जब वो बस्ट होंगे सेल के अंदर, तो सेल के अंदर बस्ट होने के बाद जो इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, जो इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, जिसे हम डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी कहते हैं, वो डाइजेस्टिव एंजाइम पूरे में स्प्रेड हो जाएगा। और वो इतना ज़्यादा एसिडिक इन नेचर होता है, वो इतना ज़्यादा एसिडिक इन नेचर होगा कि ये पूरा सेल आपका वहाँ से वॉश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वो आपका एक्सक्रीट हो जाएगा आपकी बॉडी से। बट इस पूरे प्रोसेस में लाइजोसोम को अपनी भी सेक्रीफाइस करना पड़ता है, अपना भी सेक्रीफाइस करना पड़ता है, अपना को भी वो सुसाइड करते हैं। इस वजह से उसका नाम दिया गया लाइजोसोम का सुसाइडल बैग्स। इस पूरे प्रोसेस में लाइजोसोम खुद सुसाइड करते हैं बाकी सेल्स को बचाने के लिए, इस वजह से बोला जाता है लाइजोसोम्स को दूसरा नाम सुसाइडल बैग्स। ठीक है, इसके बाद आता है सोल्जर ऑफ सेल। सोल्जर ऑफ सेल की तरह कैसे काम करता है वो, मान लीजिए ये सेल है और ये सेल के अंदर कोई भी एक्सटर्नल पार्टिकल आपका आ गया, मान लीजिए ये कोई एक्सटर्नल पार्टिकल आपका आ गया, तो लाइजोसोम इन एक्सटर्नल पार्टिकल, ये कोई एक्सटर्नल पार्टिकल कुछ भी हो सकते हैं, ये एक्सटर्नल कुछ भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है आपका, ठीक है, वायरस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग एल्स। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका जो लाइजोसोम है, लाइजोसोम इसके पास जाएगा, ये सारे लाइजोसोम चाचा आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, ये सारे लाइजोसोम चाचा आपस में मिल जाएंगे और इन एक्सटर्नल पार्टिकल्स के पास जाएंगे और इनसे बोलेंगे आइए चले आपको पार्क दिखाते हैं। ठीक है, हम याद करने का तरीका इस तरीके से रख सकते हैं कि आइए चले आपको पार्क दिखाते हैं, और ये पार्क के बहाने इसको ले जाएंगे सेल से बाहर, मतलब सेल के किसी कोने में ले जाएंगे कि आइए चलिए आपको पार्क दिखाते हैं, और ये जो एक्सटर्नल पार्टिकल्स हैं इनको अपने अंदर ले लेंगे, जो ये एक्सटर्नल पार्टिकल है बैक्टीरिया, इनको अपने अंदर ले लेंगे और इनको अपने अंदर लेने के बाद अपने हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को रिलीज़ कर देंगे, अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज़ कर देंगे, और अपने हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स और डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज़ करने के बाद ये इतने ज़्यादा हाईली एसिडिक इन नेचर होते हैं कि इनकी ये वहाँ पर आपका वॉश हो जाएंगे, मतलब ख़त्म हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे, और फिर उसके बाद वो अंदर ही डाइजेस्ट करके लाइजोसोम दोबारा अपना फंक्शन करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि कोई भी बाहर से एक्सटर्नल पार्टिकल आ रहा है, कोई भी बाहर से बैक्टीरिया, वायरस या और भी कोई अदर पार्टिकल जो कि हार्मफुल है किसके लिए, सेल के लिए, उनको मारने का काम भी किसका है, लाइजोसोम्स का है। तो दैट इज़ वाई लाइजोसोम्स आर कॉल्ड एज सोल्जर ऑफ अ सेल। अगर बात की जाए सोल्जर ऑफ अ बॉडी, रिमेंबर दैट,
अगर बात की जाए सोल्जर ऑफ अ बॉडी तो WBC आर द सोल्जर ऑफ अ बॉडी, बट अगर बात की जाए सोल्जर ऑफ अ सेल तो लाइसोसोम्स आर कॉल्ड एज द सोल्जर ऑफ अ सेल। WBC को सोल्जर ऑफ अ बॉडी क्यों कहते हैं, आपको सभी को पता है। WBC जो होती है हमारी इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। कोई भी आपके जो एक्सटर्नल पार्टिकल्स हैं या आपके एक्सटर्नल बैक्टीरिया, वायरस या कुछ भी हो सकता है, उनसे फाइट करके या आपकी कोई भी डिसीज़ करने वाले जो पार्टिकल्स हैं उनसे फाइट करके हमारी बॉडी को बचाती है। दैट मतलब बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी इम्यूनिटी के लिए। तो दैट इज़ वाई WBC इज कॉल्ड एज सोल्जर ऑफ बॉडी, सोल्जर ऑफ बॉडी। बट अगर बात की जाए सेल के लिए कौन है सोल्जर ऑफ सेल, तो सोल्जर ऑफ सेल कौन है आपका, सोल्जर ऑफ सेल आपका लाइसोसोम। इसके थर्ड फंक्शन पे आते हैं आपका वेस्ट रिमूवल। अब ये तो बात हो गई थी आपकी किस चीज़ की, कोई बाहर से जो पार्टिकल आया उसको मारने की, उसको ख़त्म करने की। और सुसाइडल बैग्स में क्या होता है, अगर पूरा सेल आप मतलब अपने आप में डैमेज होने वाला है, बेकार हो चुका है, तो उसको ख़त्म करने की, ठीक है। अब बात आती है अगर सेल के अंदर कुछ वेस्ट रह जाता है, सपोज करिए सेल के अंदर हमारा प्रेजेंट है राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, और भी ऑर्गेनल्स जो प्रेजेंट हैं इसके अंदर। इनमें से कोई सा ऑर्गेनल डैमेज हो चुका है, ठीक है, आप कह सकते हैं कि मान लीजिए रिटायरमेंट ले लिया, सपोज करिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने और गोल्जी बॉडी ने रिटायरमेंट ले लिया। अब इनका कोई काम नहीं है, ठीक है, ये घूम रहे हैं सेल के अंदर, ये घूम रहे हैं, इनका कोई फंक्शन नहीं है, अब ये फंक्शन करने लायक नहीं बचे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, एग्जाम्पल ले रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, कोई भी ऑर्गेनल वो हो सकता है। अब इनका कोई काम तो बचा नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का और गोल्जी का, ये भीड़ ही तो कर रहे हैं सेल के अंदर। अब जब ये भीड़ कर रहे हैं तो एक तरीके से ये वेस्ट है। कोई भी चीज़ अगर बेकार है, किसी भी लायक नहीं है, तो वो क्या है, अपना आप में एक तरीके का वेस्ट है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लाइसोसोम्स ने अपने ऊपर ले रखी है इस वेस्ट को रिमूव करने की। कैसे, लाइसोसोम जाएंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी के पास, अब बोलेंगे आइए चलिए, इन्हें भी क्या करेंगे, आइए चलिए आपको पार्क दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, आइए चलिए आपको पार्क दिखाते हैं। और पार्क के बहाने सेल के किसी कोने में ले जाकर, सेल के किसी कोने में ले जाकर गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों को अपने अंदर ले लेंगे और अंदर लेने के बाद हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को रिलीज कर देंगे, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को रिलीज कर देंगे। ऐसे ही आपका यहाँ पे होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी अंदर ले लेंगे अपने और हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स आपके रिलीज कर देंगे, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स आपके रिलीज कर देंगे। और हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को रिलीज करने के बाद वो हाईली एसिडिक इन नेचर होने की वजह से आपके गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कहते हैं, वॉश हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे और वापस से लाइसोसोम्स अपने फंक्शन में सेल के अंदर लग जाएंगे। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ प्रोसेस वेयर लाइसोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द सेल। इट इज़ अ ड्यूटी और यू कैन से इट इज़ अ काइंड ऑफ प्रोसेस इन विच लाइसोसोम्स रिमूव वेस्ट फ्रॉम सेल विद इन अ सेल, ठीक है। तो बेसिकली देयर आर 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम्स। फर्स्ट वन इज सुसाइडल बैग। तो क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई लाइसोसोम्स आर कॉल्ड एज सुसाइडल बैग्स। तो आप बहुत अच्छे से जान चुके हैं कि सुसाइडल बैग्स क्यों बोल रहे हैं लाइसोसोम्स को, बिकॉज जब कोई सेल बेकार हो जाता है, डैमेज हो जाता है, उसका टाइम पूरा हो जाता है, तो अपने हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को रिलीज करके, मतलब उसको खुद को बस्ट करके हाइड्रोलिटिक एंजाइम रिलीज करते हैं और उस सेल को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। बट इस केस में होता क्या है, उनको खुद सुसाइड करनी पड़ती है, इसलिए इसको सुसाइडल बैग्स भी बोला जाता है। दूसरा आपका था सोल्जर ऑफ सेल। व्हाई लाइसोसोम्स आर कॉल्ड एज द सोल्जर ऑफ सेल, जस्ट बिकॉज कोई भी एक्सटर्नल पार्टिकल बाहर से आ रहा है, ठीक है, जो कि सेल के लिए हार्मफुल है। वैसे तो सेल मेम्ब्रेन देखिए उन्हें ही अलाउ करती है। अगर आप कहते हैं, आपका डाउट बन सकता है ये कि सर सेल मेम्ब्रेन आपने ये बताया था खाली उन्हें ही अलाउ करेगी जो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, और उन्हें ही बाहर जाने के लिए उन्हें ही एग्जिट होने देगी जो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है सेल के लिए। तो फिर ये कैसे एंटर कर गए, बाय चांस अगर सेल के अंदर कोई एक्सटर्नल पार्टिकल घुस गया और सेल मेम्ब्रेन कुछ नहीं कर पाई, तो उसके बाद भी हमारे नेचर में नेचुरली हमें प्रोवाइड कर रखे हैं लाइसोसोम्स, ठीक है, ह्यूमन बॉडी के अंदर। दैट इज़ वाई ह्यूमन बॉडी इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम एंड इट इज़ अ यूनिक सिस्टम इन ऑल ओवर द यूनिवर्स, ठीक है। तो जो आपका जब सेल मेम्ब्रेन से बाय चांस अगर वो एंटर कर जाते हैं, तो लाइसोसोम उनको टैकल कर लेंगे। लाइसोसोम्स क्या करेंगे, उनको पास में बुलाएंगे, उनको अपने अंदर लेंगे, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को रिलीज करेंगे और उनको ख़त्म कर देंगे।
इसलिए उनको सोल्जर ऑफ सेल भी बोला जाता है। बट ऑन अदर हैंड अगर हम बात करें विच इज कॉल्ड एज द सोल्जर ऑफ द बॉडी, द WBCs, आंसर इज WBCs। और हम पूछें अगर हम क्वेश्चन ये हो हमारा कि विच ऑर्गेनल इज कॉल्ड एज द सोल्जर ऑफ सेल, दैट इज लाइसोसोम्स। फिर इसके बाद वेस्ट रिमूवल की बात करते हैं। तो वेस्ट रिमूवल क्या है? बेसिकली वेस्ट रिमूवल सेल के अंदर ही है, कोई भी सेल की मतलब वेस्ट रिमूवल के लिए दो चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं, रिमेंबर दैट। यहाँ पर मैं लाइसोसोम की बात कर रहा हूँ और इससे नेक्स्ट जो मैं बात करूँगा वेस्ट रिमूवल के लिए वो मैं वैक्यूल्स की बात करूँगा। तो लाइसोसोम्स का वेस्ट रिमूवल में क्या मतलब रोल है? उनका रोल ये है, अगर कोई भी ऑर्गेनल जो प्रेजेंट है सेल के अंदर, वो ऑर्गेनल बेकार हो चुके हैं, ऑब्सोलीट हो चुके हैं, उनका कोई काम नहीं है, उनका कोई फंक्शन नहीं बचा है, तो वो उनके पास जाएंगे, उन्हें अपने अंदर लेंगे, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स अपने रिलीज़ करेंगे और हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स रिलीज़ करने के बाद उनको क्या कहते हैं, सेल से बाहर एक्सक्रीट कर देंगे और फिर आपका बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा। ठीक है, तो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम, सुसाइडल वैक्स, सोल्जर ऑफ सेल, वेस्ट रिमूवल। आपको डायरेक्टली क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलेगा। फिर कम टू द राइबोसोम्स अगेन, वाई राइबोसोम्स कॉल्ड एज द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स, ये क्वेश्चन आपको सीधा सीधा देखने को मिलेगा, बिकॉज दे सिंथेसिस प्रोटीन्स। द राइबोसोम्स अटैच टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉल्ड एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो दूसरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिस पे राइबोसोम्स अटैच नहीं है उनको बोला जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनल्स पे। तो नेक्स्ट ऑर्गेनल हमारा आता है सेल मेम्ब्रेन। ये छोटा सा पार्ट है, कोई इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, ना इसके बारे में इतना ज़्यादा जानना है, ना ही इस पे से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। अगर बनते भी हैं तो आप इजीली क्रैक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सेल मेम्ब्रेन आपका प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है, बट डिफरेंस क्या होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल में? सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, बट एनिमल सेल के अंदर खाली सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। सेल मेम्ब्रेन जो ये लेयर है, ये आपकी जो आउटर मोस्ट लेयर है, मैंने जिगजैग करके बना रखी है, स्पायरल लेयर जो बना रखी है, ये आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है सेल मेम्ब्रेन, ये प्रोटीन्स की बनी होती है, प्रोटीन्स की बनी होती है और आपका फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। ठीक है, बस आप ये जान लीजिएगा किससे बनी होती है, प्रोटीन से बनी होती है, फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। ये सेमी परमिएबल है अपना आप में। मतलब क्या होता है सेमी परमिएबल का? सेमी परमिएबल का मतलब होता है कि वो कुछ ही चीज़ों को अलाउ करती हैं फिल्टर होने के लिए, अपने अंदर आने के लिए या अपने से बाहर जाने के लिए। सेमी परमिएबल मतलब परमिशन, सेमी परमिशन देना, एक तरीके से आधी परमिशन देना, सभी चीज़ों का आना नहीं जो हमारे लिए यूज़फुल है। लाइक आप एग्जांपल ले सकते हैं चाय की छन्नी का। हमें क्या चाहिए, उसमें से चाय चाहिए खाली, और जो चाय की पत्ती है उसको हमें बाहर निकालना है, तो उसके जो पोर्स बनाए जाते हैं वो इस तरीके से बनाए जाते हैं डबल लेयर करके कि चाय की पत्ती वहीं रह जाए और चाय निकल जाए। तो वो भी एक तरीके से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम कर रही है। यहाँ पे भी यही है, जो हमारे लिए यूज़फुल है वो अंदर एंटर कर जाएगा, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर कर जाएगा। ये जितनी भी चीज़ें ट्रैवल कर रही है ना, ये जितनी भी चीज़ें सस्टेंड कर रही हैं, गोल्जी बॉडी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, ये सब एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर एक लिक्विड है न्यूक्लियस के चारों ओर और इस मेम्ब्रेन के अंदर, न्यूक्लियस के चारों ओर इस मेम्ब्रेन के अंदर, इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इस साइटोप्लाज्म के अंदर खाली उन्हीं चीज़ों की उन्हीं चीज़ों के एंट्रेंस को मतलब अलाउ करेगी हमारी ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, जो इस साइटोप्लाज्म के लिए या इन बाकी ऑर्गेनल्स के लिए यूज़फुल है। नेक्स्ट आप देखिए, मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन कर दी, अलाउ ओनली बेनिफिशियल थिंग्स टू एंटर, खाली उन्हीं चीज़ों को एंट्री मिलेगी जो बेनिफिशियल है। कम टू द नेक्स्ट ऑर्गेनल दैट इज़ वैक्यूल। वैक्यूल भी एक तरीके का डिफरेंस बताती है किसके बीच में, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। एक तो मैंने बताया था कि सेल वॉल होती है प्लांट सेल के अंदर, एनिमल सेल के अंदर नहीं होती। दूसरा मैंने बताया था साइज़ ऑफ वैक्यूल्स। ठीक है, वैक्यूल्स का साइज़ प्लांट सेल के अंदर काफ़ी बड़ा होगा और एनिमल सेल के अंदर छोटा होगा। उसका रीज़न आज हम जानते हैं, पहले भी ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ बट आज जान लेते हैं। प्लांट सेल क्या है, प्लांट्स जो अपना खाना बनाती हैं, प्लांट्स ऑटोट्रॉफ इन नेचर होते हैं, ऑटोट्रॉफिक इन नेचर होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। अपना खाना खुद बनाने की वजह से वो किसी पे डिपेंड नहीं है, बट वो सनलाइट और आपका कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में खाना बनाते हैं। ठीक है, मतलब जो गैसेस होती हैं उनकी प्रेजेंस में, प्लस सनलाइट की प्रेजेंस में, प्लस वाटर की ज़रूरत होती है उन्हें,
उनकी प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। तो वो जो अपना खाना बनाते हैं, वो खाना बनाने के लिए उन्हें सनलाइट की ज़रूरत है। अब सनलाइट डिपेंड करती है आपकी वेदर पर और क्लाइमेट पर, ठीक है। जैसे मानसून का टाइम होता है, विंटर्स का टाइम होता है, ये किसी दिन फॉगी डे आ गया, उस दिन क्या होगा, आपका सनलाइट डिम होगी, ठीक है। अब प्लांट्स तो रिस्पॉन्सिबल नहीं, मतलब प्लांट्स तो डिपेंड नहीं कर सकते ना, 4 दिन तक खाना अपना छोड़ के थोड़ी बैठ जाएंगे 4 दिन तक, अगर धूप नहीं निकली। जैसे अभी पीछे 5 दिन बारिश हुई थी तो धूप नहीं थी इतनी अच्छी, बारिश ही हो रही थी बस, तो सनलाइट थी नहीं। अब 5 दिन तक खाना कहाँ से लाते, तो प्लांट सूख जाते अगर 1 दिन का भी खाना नहीं मिलता। तो इसी वजह से उनकी वैक्यूल्स का साइज़ बहुत बड़ा होता है, क्योंकि वो अपना खाना उन वैक्यूल्स के अंदर अपना एडवांस में ऑलरेडी स्टोर कर लेती हैं, ठीक है। तो यहीं से हमें क्या पता चला, एक तो स्टोरेज का काम, वैक्यूल्स का काम क्या है, स्टोरेज का काम। अब स्टोरेज में क्या हो सकता है, जो भी सेल के अंदर एक्सेस वाटर होगा वो भी स्टोर होगा आपका कहाँ पे, वैक्यूल्स के अंदर। जो भी एक्सेस फूड बनेगा, जैसे प्लांट सेल बना लेते हैं अपनी 3-4 दिन पहले का एडवांस में, वो भी कहाँ स्टोर होगा, वैक्यूल्स में होगा। तो बेसिकली वैक्यूल प्ले अ रोल ऑफ स्टोर रूम इनसाइड अ सेल। एक तरीके से सेल के अंदर का स्टोर रूम है, जहाँ पर हम आने वाले टाइम पे जो हमें यूटिलाइज करनी है चीज़ें, उनको स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड जो फंक्शन होता है आपका वैक्यूल्स का, वो होता है वेस्ट रिमूवल। वेस्ट रिमूवल कैसे, मान लीजिए सपोज करिए मतलब प्लांट सेल के अंदर या एनिमल सेल, कोई सा भी सेल है, सेल के अंदर कोई चीज़ें ऐसी हैं जो यूज़फुल नहीं है, और लाइजोसोम्स ने भी उन्हें ऑलरेडी, मतलब लाइजोसोम्स ने भी उन्हें डिग्रेड नहीं किया, उन्हें ख़त्म नहीं किया। तो वो क्या करेंगी, वो अपने अंदर स्टोर कर लेंगी। कौन अपने अंदर स्टोर कर लेंगी, वैक्यूल्स। और अपने अंदर स्टोर करने के बाद उसको एक टाइम प्रोसेस के बाद, एक टाइम लिमिट के बाद उसको एक्सक्रीट कर देंगी थ्रू आउट द सेल, और सेल से फिर वो जब एक्सक्रीट हो जाएगा, फिर वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली देयर आर 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ वैक्यूल्स। वन इज स्टोरेज, स्टोरेज मैं बता चुका हूँ आपका किस किस चीज़ का स्टोरेज, एक्सेस फूड, एक्सेस वाटर, ठीक है। या फिर एक कोई भी चीज़ ऐसी जो बाद में यूटिलाइज होनी है, अभी सेल में किसी काम की नहीं है, तो वो वैक्यूल्स के अंदर स्टोर हो जाएंगी। प्लांट सेल का जो वैक्यूल का साइज़ होता है वो कंपैरेटिव टू एनिमल सेल के वैक्यूल के साइज़ से काफ़ी बड़ा होता है। नेक्स्ट इज वेस्ट रिमूवल। वेस्ट रिमूवल मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, लाइजोसोम्स इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेस्ट रिमूवल विद इन अ सेल। और सेकेंड इज वैक्यूल, ये भी मैं बता चुका हूँ। वैक्यूल क्यों रिस्पॉन्सिबल होगा वेस्ट रिमूवल के लिए, क्योंकि जो भी चीज़ है वेस्ट की तरह काम कर रही है सेल में और लाइजोसोम्स ने उसे डिग्रेड नहीं किया है, तो वैक्यूल आएंगी, वैक्यूल उसको मतलब आपका एब्जॉर्ब मतलब उसको स्टोर कर लेंगी, और स्टोर करने के बाद एक टाइम पीरियड के बाद उसको एक्सक्रीट कर देंगी सेल से, और सेल से एक्सक्रीट होने के बाद वो एक्सक्रीट हो जाएगा आपका बॉडी से बाहर। कहाँ से हो जाएगा, बॉडी से बाहर। चलिए नेक्स्ट ऑर्गेनल पे चलते हैं। यहाँ पर आपका कवर हो गया है सेल मेम्ब्रेन और वैक्यूल्स, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट ऑर्गेनल्स। तो ये जो हमारा अगला ऑर्गेनल है सेल का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, जिसको मैं बेसिकली ज़्यादातर जब अपनी ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता हूँ तो मैं बोलता हूँ गोल्जी आंटी, ठीक है। ये गोल्जी आंटी जो डिस्कवर की थी वो की थी कैमिलो गोल्जी ने, और इन्हीं के नाम पे डिस्कवर अंकल जी ने की थी, बट इन्हीं के नाम पे रखा गया है गोल्जी एपरेटस नाम इस ऑर्गेनल का। और मैं इसको गोल्जी आंटी बोलता हूँ, क्यों बोलता हूँ देखिए। गोल्जी एपरेटस अपने आप में एक कप शेप लाइक स्ट्रक्चर है। आप देख रहे हैं ये कप शेप लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे कप का शेप आता है, ठीक है। 7 to 8 कप शेप्स होते हैं इसमें, 7 to 8 कप शेप्स होते हैं। तो गोल्जी एपरेटस के अपने आप में 3 बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। जो भी सेल के अंदर जितने भी प्रोटीन्स का सिंथेसिस हो रहा है या बाकी न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स का सिंथेसिस हो रहा है, उनको जहाँ पे रिक्वायरमेंट है उस तक पहुँचाने का काम हमारी गोल्जी आंटी करती है, ठीक है। गोल्जी आंटी हैं, ठीक है। सारे काम बहुत ज़्यादा कैसे करेंगी, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में करेंगी, बहुत ज़्यादा काम सिस्टमैटिकली करेंगी। तो ऐसा नहीं है कि प्रोटीन कहीं जाना है सेल के किसी दूसरे पार्ट में या दूसरे सेल में जाना है, या सपोज करिए कल मैंने आपको बताया था इस हाथ को मेरे ज़रूरत है एनर्जी की, तो जितने भी पार्टिकल्स हैं ग्लूकोज के पैक करके यहाँ पे ला दिए माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा बनाए हुए, वो लाना ऐसा लाना नहीं होता, उनको पहले पैक करती हैं, उनको पहले पैक करेंगी। पैक करने के बाद वहाँ से ऑर्डर आएगा, सपोज करिए लाइजोसोम का ऑर्डर आए कि मैं काम करते करते थक गया, मुझे 2 यूनिट प्रोटीन चाहिए, तो 2 यूनिट प्रोटीन ऑलरेडी इनके पास पैक किया हुआ रखा होगा। ये पैक उस पैकेट को उठाएंगी, कार्टन को उठाएंगी और लाइजोसोम के पास पहुँच जाएंगी। तो एक फंक्शन तो इनका हो गया पैकिंग का,
एक फंक्शन तो हो गया गोल्जी आंटी का, पैकिंग का। नेक्स्ट आता है आपका डिलीवरी, ठीक है। जब ये पैक करेंगे तो पैक करके पहुंचाने का भी तो काम है। सपोज करिए मान लीजिए लाइसोसोम्स के बाद नीचे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का आ गया रिक्वायरमेंट कि आई नीड 2 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, आई नीड 3 यूनिट ऑफ प्रोटीन्स, कुछ भी मतलब वॉट एवर। तो वहाँ से ये दोबारा आएंगी, अपना पैकिंग वाला कार्टन उठाएंगी, उठाकर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद डिलीवर करके आएंगी। फिर उसके बाद ये तो इनकी पार्ट टाइम जॉब है डिलीवरी की। जो मेन जॉब है ये पुलिस हैं, ट्रैफिक पुलिस हैं। क्या करती है? ट्रैफिक पुलिस का काम कर रही है, ट्रैफिक कंट्रोलर हैं। कैसे ट्रैफिक कंट्रोलर? सपोज करिए सारे, सपोज क्या इतने सारे मतलब जो ऑर्गेनल्स इस सेल के अंदर घूम रहे हैं, ठीक है, वो सारे ऑर्गेनल्स आपस में क्या हैं, हो सकता है वो टकरा सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं, उनके बीच में कोलिजन हो सकता है, सेल डिस्टर्ब हो सकता है। तो उनको रास्ता दिखाने का काम भी गोल्जी आंटी का ही है, उनको रास्ता दिखाने का काम भी गोल्जी आंटी का। लेट मी शो यू। यहाँ गोल्जी आंटी खड़ी हो जाएंगी, 2-3 गोल्जी आंटी आपस में अपनी टीम बना लेंगी और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायरेक्शन दिखाएंगी। आपको इधर से जाना है, माइटोकॉन्ड्रिया आपको इधर से जाना है, आपको इधर से जाना है। रेड लाइट दिखा के खड़ी हो जाएंगी, रुक जाइए अभी बाकी ऑर्गेनल्स जा रहे हैं, उन्हें जाने दीजिए। तो एक तरीके से जितना भी सेल के अंदर ऑर्गेनल्स हैं उनके जो मूवमेंट को रिस्पॉन्सिबल, उनके मूवमेंट को जो सिस्टमैटिकली कंट्रोल कर रखा है वो आपका किसने कर रखा है? गोल्जी आंटी ने कर रखा है। किसने कर रखा है? गोल्जी आंटी ने कर रखा है, गोल्जी अपरेटस ने कर रखा है। तो ये सारा सिस्टमैटिक मूवमेंट जो है, ठीक है, एक तरीके से इसके अंदर का ट्रैफिक कंट्रोल करने का काम गोल्जी अपरेटस कर रहे हैं। इसलिए गोल्जी अपरेटस के 3 बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं, ट्रैफिक कंट्रोल का, डिलीवरी का, पैकिंग का। तो क्वेश्चन ये बनता है बेसिकली, जो पूछा जाता है डायरेक्टली, विच ऑर्गेनल ऑफ द सेल इज कॉल्ड एज द ट्रैफिक कंट्रोलर? द गोल्जी अपरेटस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैफिक कंट्रोल इनसाइड द सेल, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज ट्रैफिक कंट्रोलर। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनल ऑफ द सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरी? ठीक है, डिलीवरी ऑफ द न्यूट्रिएंट, प्रोटीन्स एंड अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स विद इन द सेल और आउटसाइड द सेल। तो गोल्जी अपरेटस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स। आफ्टर दैट पैकिंग का काम कौन कर रहा है? वो भी गोल्जी अपरेटस कर रही है। तो गोल्जी अपरेटस से इससे बाहर कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि हु डिस्कवर्ड द गोल्जी अपरेटस? कैमिलो गोल्जी, इन्हीं के नाम पे इनका ऑर्गेनल का नाम रखा गया। फिर पूछ सकता है ट्रैफिक कंट्रोलर किसे कहते हैं, डिलीवरी का काम किसका है और पैकिंग का काम किसका है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मेरी यूट्यूब फैमिली और मेरी ऑफलाइन फैमिली, आज हम यहीं रोकते हैं इसको क्या कहते हैं गोल्जी अपरेटस पे। नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी के बचे हुए ऑर्गन्स लाएंगे, सेल डिवीजन को लेकर आएंगे और टाइप्स ऑफ सेल में हमारा यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक रह रखा है उसको लेकर आएंगे, उसे कवर करेंगे। अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कॉमेंट्स करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। आपको लगता है कुछ इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है, तो हमें ज़रूर कमेंट्स करके बताइए। और प्लीज़ शेयर एज मैक्सिमम एज यू कैन। जो अफोर्ड नहीं कर सकते, आपका प्रिपरेशन मतलब मोटी मोटी फीस, मोटा मोटा पैसा नहीं अफोर्ड कर सकते, तो वो इस फ्री क्लासेस का प्लीज़ मज़ा लीजिए, लुत्फ़ उठाइए। और अगर आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तो वो हमें बहुत मोटिवेशन देता है। हम इसी तरीके से हार्ड वर्क करते रहेंगे और भी सीरीज़ लेकर आएंगे, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्लीट सिलेबस की फ्री सीरीज़ लेकर आएंगे। प्लीज़ सपोर्ट अस। थैंक यू। जय हिंद।